आदाब। स्ट्रेट लाइन टॉक्स में आप सभी लोगों का खैर मकदम। मेरे साथ आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा हैं। बात करेंगे इनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन के बारे में, और बात ये भी करेंगे कि नेशनल हाईवे को बुधवार और एतवार के लिए बंद कर दिया गया है आम आमदोरफ्त के लिए। राणा साहब, आपका सबसे पहले खैर मकदम। शुक्रिया। राणा साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि एक फ्रेंडली अलायंस की बात की थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, लेकिन ग्राउंड पर गुलाम नबी आज़ाद भी कहते हैं कि फ्रेंडली कॉन्टेस्ट कोई कॉन्टेस्ट नहीं होता। और उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार बारामुल्ला से हैं, वो भी कांग्रेस को लेकर जो बयानबाजी हो रही है उनसे, क्या आपको लगता है कि वाकई कोई फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, और अलायंस ग्राउंड पर काम कर रहा है? देखिए, एक फॉर्मल अलायंस तो नहीं है। पहले मैं वो वाजे कर देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। एक टैक्टिकल सीट अरेंजमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में, और ये इसलिए किया गया है कि हम लोग चाहते हैं कि उन ताकतों को शिकस्त दी जाए जो ताकतें देश के इस शराजे को बिखेरने की कोशिश कर रही हैं, जिनकी सियासत जो है वो मज़हब, इलाका और ज़ात, बरादरी, ज़ुबान पे लोगों को बांटने की है। उनको शिकस्त देने के लिए, जम्मू कश्मीर की अपनी एक शनाख्त को बरकरार रखने के लिए और बचाने के लिए, ये हमने एक टैक्टिकल सीट अरेंजमेंट किया है, जिसके तहत जम्मू, पुंछ और उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, और हम उनमें सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस के जो 2 उम्मीदवार हैं। तो राणा साहब, वादी कश्मीर में अगर देखा जाए, बारामुल्ला, श्रीनगर, अनंतनाग, तीनों जगह जो कुछ प्री पोल सर्वेज भी आए, वहाँ पर जो आपकी पार्टी है उस पार्टी को ताकतवर माना जाता है। लेकिन एक फ़ैसला हुआ कि असेंबली के इंतखाबात जो हैं वो लोकसभा के साथ नहीं होंगे। मैं वो सवाल नहीं पूछना चाहता क्योंकि वो तमाम सवाल आपसे किए गए हैं। असेंबली के इंतखाबात जो हैं लोकसभा के इंतखाबात के साथ नहीं होंगे। आपसे राणा साहब जानना चाहूँगा, मकसद असल में क्या है? कहीं ये तो नहीं है कि कोई पार्टी खौफजदा है कि कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़े नंबर के साथ असेंबली में ना आ जाए, इस वजह से इनको डिले किया गया, या कोई और चीज़ आपको नज़र आ रही है? देखिए, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, हमने इलेक्शन कमीशन को भी कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और हमारा ये मानना था कि अगर पंचायत के इलेक्शन उनके मुताबिक बड़े पुरअमन तरीके से हो, लोगों ने बढ़ चढ़ कर पूरे तीनों खित्तों में उनके मुताबिक, सरकार के मुताबिक हिस्सा लिया है, और अगर अमन से वो पंचायत है, तो पंचायत की जो इलेक्शन है उसका दायरा भी ज़्यादा है, उसमें लोगों की शमूलियत भी ज़्यादा है, और उसमें सिक्योरिटी के ज़्यादा कंसर्न्स हैं। तो हमने ये कहा था कि अगर आप वो करवा सकते हैं तो पार्लिमानी इंतखाबात के साथ आप असेंबली इंतखाबात क्यों नहीं करवाना चाहते। और फिर हमारे तो ये मानना है कि इलेक्शन होनी चाहिए। जमहूरियत में गवर्नरी राज जो है वो कोई जवाब नहीं है। चाहे जितना भी काबिल गवर्नर हो, जितना भी काबिल एडवाइज़र्स हों, जितने भी काबिल चीफ सेक्रेटरी हों, डीजी हों, इंतज़ामिया हो, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। 87 MLA होते हैं, वो लोगों के साथ जुड़े होते हैं, लोग उनसे मिलते हैं, वो लोगों की आवाज़ सुन सकते हैं। उनकी रिप्लेसमेंट 6-8 लोग नहीं हो सकते। इसलिए रियासत की बका के लिए, जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए, और लोगों की ख्वाहिशात तक पहुंचने तक, उनकी उम्मीदों तक पहुंचने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए ये ज़रूरी है कि जल्द से जल्द इन असेंबली इंतखाबात कराए जाएं, और यहाँ एक जमहूरी निज़ाम बरकरार किया जाए, क्योंकि जमहूरियत कायम होगी तो आगे तरक्की होगी। मेरा सवाल ये था कि क्या कहीं आपको नहीं लगता किसी को डर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ ना आ जाए? क्योंकि प्री पोल सर्वेज ये बता रहे थे कि 32 से 35 के करीब सीटें आपको मिलती अगर ये इंतखाबात अप्रैल और मई के महीने में होते। अब चूंकि अक्टूबर नवंबर में होंगे, तो अब लोग बात कर रहे हैं कि शायद शाह फैसल को टाइम दिया जा रहा है, सजाद लोन को टाइम दिया जा रहा है, PDP का रिवाइवल जो है उसको इंश्योर किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? ये कह सराइयों में मैं नहीं जाता, ना ही मैं ओपिनियन पोल्स पे यकीन करता हूँ। मैं ज़मीनी सतह पे लोगों से बात करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि लोग ये चाहते हैं, इंतखाबात ये कभी भी कराएं, लोग ये चाहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत हो जो उनके काम करे। भाजपा के 25 MLA चुन के आए,
जी लोग उनसे नाला हैं। आप चले जाइए, आप जाके कैमरा लेके घूम जाइए, आप उनकी परफॉर्मेंस पे पूछ लीजिए, लोग भाजपा के एमएलए से और सांसदों से बहुत ज़्यादा नाला है। आज आप सड़क पे चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, आप बात छेड़िए और लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ, बर्बादी हुई। जम्मू के लोग जिनको बड़ी उम्मीद थी, जिनके साथ बड़े बड़े वादे किए गए, वो भी नाउम्मीद हुए हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को अगर कहीं उम्मीद की किरण इस वक्त दिखती है जम्मू में, कश्मीर में और लद्दाख में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिखती है, क्योंकि उनका भरोसा शायद दूसरी जमातों से उठ गया है। खा वो कश्मीर की जमातें हैं, खा जम्मू की जमातें हैं और खा नेशनल पार्टीज़ हैं, उनसे कहीं उनका भरोसा उठ गया और वो समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जैसी भी है, लेकिन है उनकी अपनी जमात, है जम्मू कश्मीर की अपनी जमात। और शायद लोग चाहते हैं कि जम्मू, और लोगों को एहसास होता है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जब भी सरकार में आती है तो लोगों के काम होते हैं। शिकायत होती हैं, हर सरकार से शिकायत होती हैं, हर सरकार की कुछ कमियां पेशियां होती हैं, लेकिन इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट जो है लोगों को ये लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक बेहतर निज़ाम दे सकती है और लोग जो हैं वो अपना एतमाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना चाहते हैं। राणा साहब, एक और सवाल जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा हुआ है, उसके बाद फिर मैं जम्मू पर आऊँगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव में आपने हिस्सा नहीं लिया, कोई रिग्रेट है कि हिस्सा ले लिया होता तो शायद बड़ी सारी पंचायतें और बड़ी सारी म्यूनसिपैलिटीज़ आज आपके पास होती? जुनेद साहब, बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 35A जिस दिन हटेगा, ना जुनेद हाशमी होगा, ना देवेंद्र सिंह राणा होगा। और 35A का जहाँ सवाल आएगा, मैं ये समझता हूँ हर जम्मू कश्मीर के वासी को बहुत कुर्बानी भी देनी पड़े वो देनी चाहिए। एक एमएलए या एक सरकार ज़रूरी नहीं है। स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो महाराजा हरि सिंह बहादुर ने हमें एक कवच के तौर पे दिया, उसको बचाने के लिए कुछ भी करना हो करना चाहिए, क्योंकि 35A बचेगा, स्टेट सब्जेक्ट लॉ बचेगा। हम भारत का हिस्सा हैं। ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि 35A आएगा तो भारत, हम तो हैं ही भारत का हिस्सा। 35A भी तो भारत के आइन की एक धारा है, कोई बाहर से तो नहीं लाया जा रहा। 35A भी तो हमारा ही हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि 35A हटेगा तो हम हिस्सा बन जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ ये है कि एक किस्म का डोमिसाइल प्रोटेक्ट किया है लोकल पॉपुलेशन का। सिर्फ फ़र्क यह है कि बाकी जगह जो है वो डोमिसाइल होता है और उसकी अक्कासी जो है वो उसमें नहीं होती। बिजली चली गई। मैं आपको ये कह रहा था कि 35A जो है वो हमारी शनाख्त है, उसका कब्ज हमें महाराजा हरि सिंह बहादुर ने दिया है। तो लेकिन राणा साहब, आप लोगों के बीच में जाकर 35A आया कैसे, लाया किसने, इसकी अफादियत क्या है, इसको लेकर लोगों के बीच में जिस तरीके का जन जागरण होना चाहिए, जिस तरीके से लोगों के बीच में जाकर लोगों को समझाया जाना चाहिए, आखिरकार वो काम क्यों नहीं हो रहा? आपको नहीं लगता बहुत ज़रूरी है? हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जन जागरण हमारी मुखालिफ पार्टियों का, उसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। भैया यहाँ 15 लाख नहीं मिला, जन जागरण इतना है कि लोग कहते हैं 15 लाख नहीं चाहिए। आपका ही मैं अभी देख रहा था, एक वो कह रहा है कि ना फार्मर लोन चाहिए ना कुछ चाहिए, हमें तो जो चाहिए वो चाइना चाहिए। तो अब जब बात चाइना तक पहुंच गई कि हम फाका लगा लेंगे लेकिन चाइना लाएंगे, तो भैया किसने सुननी है मेरी आवाज़ और आपकी आवाज़? आपके ही चैनल में अभी देख रहा था मैं यहाँ आने से पहले अभी, तो वो कहता है कि मुझे चाइना चाहिए, ना फाका लग जाए, रोटी ना मिले, खाने को ना मिले, नौकरी ना मिले। यहाँ जन जागरण बड़ी दूर पहुँचा दिया है हमारे मुखालफिन ने। उतनी हमारी क्षमता ही नहीं है जितना जन जागरण पहुँच गया। सोशल मीडिया में उनका जन जागरण, टीवी पे उनका जन जागरण, जगराता ही उनका हो रहा है, तो हमारा कौन पूछ रहा है? ये हमारी आवाज़, तूतियों की आवाज़ नगाड़ों में किसने सुननी है? उन नगाड़ों की कीमत, और इतने बड़े बड़े नगाड़े हैं कि हमारी औकात ही नहीं कि उनको छेड़ भी जाएं। वो इतने बड़े बड़े नगाड़े हैं, उनकी कीमत ही इतनी ज़्यादा है। हमारी तूतियाँ किसने सुननी है नगाड़े दी आवाज़ें? तो क्या आपको लगता है? वो कह रहा है फाके ला जाए, तो आपके अभी कह रहा था, वो सुन रहा था मैं स्ट्रेट लाइन, कह रहा फाके ला जाए, चाइना चाहिए। जिसे चाइना चाहिए तो देवेंद्र राणा को लपड़ा। अच्छा राणा साहब, बात करूंगा अब ये जो 2 दिन का एक सरकारी ऐलान हुआ है, बुधवार, वेडनेसडे और संडे को, यानी पीक मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में थी 1992 2000, मैं कहूँगा कि 6-2 तक जो पीक मिलिटेंसी का पीरियड था, तब भी कभी इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं आया कि कदगन लगी हो फ्री मूवमेंट के ऊपर। उसके बाद कल जो तमाशा देखने को मिला कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग इसको तोड़ने के लिए सड़कों पर उतरे, खुद जो हमारी एक्स चीफ मिनिस्टर हैं वो भी सड़क पर थी। आपसे जानना चाहूँगा, आप इस फारूक अब्दुल्ला ने भी धरना दिया। जी बिल्कुल, उन्होंने धरना। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कैसे आप देखते हैं आप इस ऑर्डर को, और क्या गलत फैसला है, गलत फैसला है। आज मैं जम्मू के एक अखबार का हेडलाइन पढ़ रहा था कि
45 CRP कॉन्वॉय के लिए सड़क पूरा दिन बंद रही। तो मतलब गलत फैसला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन्होंने ये फैसला लिया है वो इस पे दोबारा मंथन करेंगे और इस फैसले को वापस लेंगे, क्योंकि ये फैसला निभने वाला फैसला नहीं है। आप कैसे, क्योंकि देखिए जो जम्मू से श्रीनगर की हाईवे है, आप आंध्र ये चीज़ अरुणाचल में करते हैं, छत्तीसगढ़ में करते हैं, वहाँ हो जाती है क्योंकि ऑल्टरनेट रूट होता है। मतलब अगर आपने जम्मू से श्रीनगर के लिए 3-4 रूट बनाए होते, आप एक हाईवे को बंद कर देते 2 दिन के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जम्मू से श्रीनगर की हाईवे इज़ द ओनली लाइफ लाइन, यही एक रोड है। जम्मू से अगर श्रीनगर जाना है तो कैसे जाओगे? जम्मू से डोडा जाना है तो कैसे जाओगे? जम्मू से आपने भद्रवाह जाना है कैसे जाओगे? जम्मू से किश्तवाड़ कैसे जाओगे? जम्मू से रामबन कैसे जाओगे? आप जा ही नहीं सकते, कोई रास्ता ही नहीं है। और यही एक रूट है, ये लाइफ लाइन है। आप इसको बंद कर देंगे तो समझिए 2 दिन के लिए जम्मू का संपर्क डोडा, अस्ट्राइल डोडा, कश्मीर के साथ ख़त्म हो गया। तो वो क्या सिचुएशन को, क्या किसी लेवल पर आपने इसको टेकअप किया? हर लेवल पे पार्टी टेकअप कर रही है और हम इस पे खासा शोर डालेंगे। और डोडा के लोग भी, आज मुझे बड़े फ़ोन आए डोडा से, किश्तवाड़ से, भद्रवाह से, वो बहुत परेशान हैं। और 2 दिन ट्रैफिक बंद रहना मतलब आप समझ सकते हैं, ना तो कंज्यूमेबल्स जाएंगे, ना कोई खाने के पदार्थ जाएंगे, ना राशन जाएगा, ना लोग जा सकते हैं। फिर जिसने वो एक शादी की बारात ने जाना था उसने पहले परमिशन लेनी, ये तो परमिट सिस्टम शुरू हो गया। ये कहते हैं हमने परमिट ख़त्म करना, ये तो नया परमिट लगा दिया। मतलब अब आपने कहीं कोई बीमार हो जाएगा तो पहले जाना है आपने तहसीलदार के पास, वो परमिट और प्रूव करना है तहसीलदार को कि भैया मेरा आदमी बीमार है, मैं जा रहा हूँ, इसको लेके तो जाने दो। नहीं तो डिस्क्रिशन होगी थाने के, वो जो वहाँ पे खड़ा है सफाई उसकी। क्या आपको लगता है कब तक इस फैसले को बदला जाएगा? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल और इस पे मंथन होना चाहिए और जल्द से जल्द। इसमें कोई ईगो नहीं होना चाहिए, प्रेस्टीज इशू नहीं बनना चाहिए। गलत फैसला हो गया, गलत फैसले हो जाते हैं, उस फैसले को बदला जाएगा। कोई आदमी नहीं कह रहा कि कानवाई की सुरक्षा पे कोई आंच आनी चाहिए। आप एक कॉरिडोर बना लीजिए, कुछ घंटों के लिए कॉरिडोर बना लीजिए, उसको कर लीजिए, लेकिन 2 दिन बंद करना जो है वो बिल्कुल नामुनासिब और नाजायज़ है। राणा साहब, अब बात करूँगा जम्मू के डोगरों की। डोगरों के नाम पर पॉलिटिकल पार्टियां भी बन चुकी हैं और डोगरों के नाम पर राजनीति भी हो रही है। आपसे राणा साहब जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि पिछले 70 साल में जो कुछ इस डोगरा हार्टलैंड, मेरा मतलब बानिहाल से लखनपुर तक होना चाहिए था, वो नहीं है? कौन लोग उसके ज़िम्मेदार हैं? और क्या आप भी ये मानते हैं कि वाकई कश्मीर ने इस्तेहसाल इस इलाके का किया और यहाँ की लीडरशिप आखिरकार कर क्या रही थी इतनी सारी? देखिए, जो भी कुछ यहाँ हुआ उसके ज़िम्मेवार सारे हैं। जो आज डोगरा का नारा लगा रहे हैं वो भी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, सारे जिम्मेवार हैं। कोई आदमी अपने आप को ये कहे कि नहीं साहब मैं कल तक तो मंत्री था और जैसे ही मंत्री से गया तो फिर मेरे डोगरे याद आ गए, तो वो बात बनती नहीं। लोग बड़े समझदार हैं, लोग सब समझते हैं। उतने ही आप जिम्मेवार हैं जितना मैं हूँ, उतने ही वो जिम्मेवार हैं जो थे या हैं या होंगे। जम्मू में लीडरशिप की कमी थी या आपको, क्योंकि राणा साहब आप देखें, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, छोटे से छोटा इंस्टीट्यूशन आपको जम्मू में बनाना पड़ा हो, आपको हर एक चीज़ के लिए सड़क पे उतरना पड़ा, लाठी डंडा खाना पड़ा, गोली चली, तब जाके इंस्टीट्यूशन। देखिए, इसका एक ही हल है। कश्मीर कहता है जम्मू खा गया, जम्मू कहता है कश्मीर खा गया, लद्दाख कहता है दोनों खा गए, जम्मू और कश्मीर खा गए। तीनों इलाके अलग अलग हैं, लेकिन ये खूबसूरत एक गुलदस्ता, एक शराजा है जिसमें ये तीनों इलाके जो हैं आपस में मिलजुल के रहें। यही हमारी तमन्ना है, यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारी सोच होनी चाहिए, यही हमारा मकसद होना चाहिए। और इसको रखने के लिए, लोगों की भावनाओं तक पहुंचने के लिए, लोग समझते हैं कि नहीं भाई वो खा गया मैं रह गया, वो खा गया मैं रह गया। डोडा वाला कहता है जम्मू वाला खा गया, रजौरी वाला कहता है जम्मू वाला खा गया, रजौरी वाला कहता है डोडा वाला खा गया, जम्मू वाला कहता है रजौरी खा गया। ये ऐसे, क्योंकि अलग अलग किस्म के लोग हैं और अलग अलग किस्म की सोच। इसको करने के लिए हमने पहले ही कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रीजनल ऑटोनॉमी का एक वो खाका बना हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करें। और हमने कहा है, हमारी क़यादत ने कहा है कि अगर गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की आती है, आते ही महीने के अंदर अंदर हम रीजनल ऑटोनमस काउंसिल्स बनाएंगे। जो रीजनल ऑटोनमस काउंसिल जो होंगी लोगों के फैसले जात करेंगे, उनको ऑटोनमस फाइनेंशियल पावर्स होंगी, उनको ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगी और वो
स्टेट के अम्ब्रेला के नीचे, भारत की अम्ब्रेला के नीचे, भारतीय संविधान के अंतर्गत ही काम करेंगी और वो अपना निज़ाम चलाएंगी। लोगों की जो लोग उनमें इलेक्ट करेंगे, उनको एम्पावर्ड होंगी वो कमेटीज़, उन कमेटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो मैनेज करेंगी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयबिलिटी और हर एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस जो है उन पे सेंटर्ड होगा। और जो मेजर पॉलिसी मैटर्स होंगे उनके लिए रेफ़र किया जाएगा स्टेट को। अदरवाइज सारा का सारा एक नया स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें लोकलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और डिसीजन मेकिंग एब्सोल्यूट पावर्स होंगे। राणा साहब, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम घूमे नगरोटा में, सवाल फिर जम्मू से जुड़ा हुआ है। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने जिससे बात की, हमने भारतीय जनता पार्टी के वर्कर से बात की तो उन्होंने कहा, हमने पूछा काम किसने कराया तो उन्होंने कहा देवेंद्र सिंह राणा। फिर हमने पूछा वोट किसको, कहा बीजेपी को। अब आपसे मैं ये राणा साहब जानना चाहूँगा, अगर ये आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना काम किया है, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी जिम्मेदारी थोड़ी और ज़्यादा है कि इस पूरे प्रांत में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं अंडर डेवलप्ड हैं जहाँ परेशानियाँ हैं, रोड नहीं है, बिजली पानी की आज भी दिक्कतें परेशानियाँ हैं, आपको नहीं लगता जिम्मेदारी ज़्यादा है? सीमित होकर आप कॉन्स्टिट्यूंसी तक क्यों रह गए हैं? जुनैद हाशमी साहब, पहले तो मैं भाजपा के उन वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ये कहा कि मैंने काम किया है। ये मैं समझता हूं कि ये रेटिफिकेशन है कि मेरे मुखालफिन भी जो हैं वो उसका एहसास करते हैं। ये मुझे तसल्ली होती है। मैं एक चौकीदार तो नहीं बन पाया लेकिन सेवादार ज़रूर हूँ, और सेवादार जो है वो काम करता है, सेवा करता है, और सेवादार की बड़ी ज़रूरत होती है क्योंकि चौकीदार तो बाहर खड़ा रहता है मकान के, सेवादार अंदर होता है, उसने पोछा भी मारना है, बर्तन भी साफ़ करने में वो सेवादार हूँ, कर रहा हूँ। तो मुझे ये खुशी हुई कि चौकीदार बाहर बैठे एहसास हो रहा है कि अंदर सेवादार ठीक काम कर रहा है। आपको नहीं लगता आपकी जिम्मेदारी थोड़ी अब ज़्यादा हो जाती है? जिम्मेवारी सबकी है, सबकी साझी है। मैं कोई बड़े कद का नेता नहीं हूँ। ये जो जिम्मेवारियाँ आप देते हैं बड़े बड़े कद के नेताओं को देते हैं। ये बड़े बड़े लीडर जो हैं, मैं अभी लीडर बना ही नहीं क्योंकि मैं बिल्कुल ही छोटा सा एक कारकुन हूँ अपनी जमात का, लेकिन कार्यकर्ता नहीं हूँ जैसे लोग कहते हैं। मतलब मैं टाइड के अगेंस्ट खड़ा हो सकता हूँ, ये मैं जानता हूँ आइडियोलॉजी पे। ये नहीं है कि मैं टाइड के साथ भाग जाऊँगा, नहीं। एक असूल की सियासत करते हैं, जिस असूल में हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद है, जिस असूल में आपसी भाईचारा है, जिस असूल में कभी ये नहीं किया कि ज़ात, बरादरी और मज़हब पे सियासत नहीं की, उस पर खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, और उस पर चाहे जितना भी नुकसान हो लेकिन लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को तोड़ेंगे नहीं, और तरक्की कराएंगे जब मौका मिलेगा। तो आज मैं सुबह देख रहा था एक चैनल में, यही जो आपके आजकल व्हाट्सएप चैनल्स चले हैं काफ़ी, वो क्या कहते हैं उनको, ऑनलाइन चैनल्स, ऑनलाइन पोर्टल्स, मरम्मत की बात हुई। बिल्कुल। तो कुछ लड़के बोल रहे थे मरम्मत के बारे में, बड़ा दुख हुआ मुझे। यकीन मानिए मरम्मत हमारी धरती है। मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि अगर मौका मिला, मुझे बड़ा अफसोस हुआ बच्चों ने जिस तरह दिखाया कि ये हालत है, ये हालत है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर मौका कभी भी मिला तो मरम्मत को एक मॉडल बना के दिखाऊंगा आपको। इसलिए नहीं कि मुझे वहाँ से इलेक्शन लड़नी है, इसको गलत नहीं कहीं समझ लेना, नहीं तो मेरे साथी सोचेंगे पता है इलेक्शन की वहाँ से तैयारी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरी एक दिली ख्वाहिश है, मरम्मत हमारे बुजुर्गों की जन्मभूमि है, उसमें जो भी होगा। आज मैं पढ़ के बड़ा दुख होता है कि नौजवान लोगों को, हमसे लोगों को आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। आपकी दर्द मैंने आज उस चैनल पे देखी, नौजवान बच्चे थे, नौजवान बच्चों को उम्मीद उठ रही है, उसके लिए ज़रूर काम करूँगा, जहाँ भी होगा वहाँ के लिए काम करूँगा। उसने बच्चे ने कहा 60,000 की आबादी है, कोई पूछने वाला नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम मरम्मत के हमारे बुज़ुर्गों की जन्मभूमि है, जो भी हमसे होगा करेंगे। राणा साहब, इसी पर आने वाला था कि डोडा की बात करूँगा, आपके इलाके की बात करूँगा, आपके घर की बात करूँगा। पीछे हमने एक दौरा किया पूरे इलाके का, तो ADB से लोन आए हैं, ADB लोन यूटिलाइज हो चुके हैं, सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन जब सड़कों पर गए वो सड़क नज़र कहीं नहीं आई। गोहा मरम्मत की बात करेंगे, बस स्टैंड के अंदर पानी है, तबाही है, बर्बादी है। क्या आपको नहीं लगता कि उस इलाके के लोगों को बड़ा अफसोस होता होगा कि देवेंद्र सिंह राणा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेताओं में इस वक्त हैं और वो अपने इलाके की तरफ नज़र नहीं करते? दूसरा, जब ये कहा जाता है कि राहुल गांधी वायनाड से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये जी हमारी सेकुलरिज्म की एक मिसाल है कि ये एक मिसाल नहीं बन सकती कि आप डोडा से इलेक्शन लड़ें जो मुस्लिम, मैं एक बात कर रहा हूँ, वो उस इलाके के लोगों से जो हमारी बात हुई है वही मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि क्या
सेकुलरिज्म की मिसाल हमेशा भारत के बाहर से आएगी, जम्मू कश्मीर से नहीं आ सकती क्या? और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके इलाके की तरफ है या नहीं? खालिद नजीब सोहरावर्दी वहाँ से इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ेंगे। पहले तो मैं ये वाजे कर दूँ, मेरे बड़े भाई हैं, वही इलेक्शन लड़ेंगे। अभी तक यही फैसला है क़यादत का। और लेकिन मरमत चूँकि हमारी जन्मभूमि है, मरमत का आज मैंने वो जो अफसोस होता है राणा साहब जो मैंने वीडियो देखा और जिस तरह बच्चे परेशान थे, तो मुझे लगा, आप यकीन मानिए, जिस अगर मैं 3 साल पहले नगरोटा में MLA बना, 47 जगह ऐसी थी जहाँ रोड नहीं थी, और आज सिर्फ 6 जगह रह गई हैं जहाँ रोड नहीं पहुँची है। बाकी सब जगह रोड, बाकी जैसी भी रोड है, गाड़ी मेरी पहुँची है 47 जगहों पे 3 साल के अंदर। तो मुझे अफसोस हुआ कि क्यों मरमत के लोगों को एहतसाल हो रहा है, क्यों मरमत के लोगों को ऐसे महसूस हो रहा है। हमारा अपना घर है कलौता, हम्बल, गोवा। मैंने देखा ये रोड जो है, ये मेरे वालिद मरहूम राणा राजेंद्र सिंह साहब के ज़माने में शुरू हुई थी, ये रोड जब बनना शुरू हुई थी, और रोड की हालत जब देखता है आदमी तो ख़राब, खस्ता हालत है। मुझे समझ नहीं आ रही क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ध्यान देना चाहिए, और हमें मौका जब भी मिलेगा, मैं आज वही वीडियो आपका देख के मुझे ये लगा कि ये करना ज़रूर है, कुछ ना कुछ करना है, मरम्मत के लिए करना है, हर एक के लिए करना है। हम तो सेवादार हैं, हर एक को जो हमें कहेगा भैया हमारे घर में आके पोछा मारो, हम पोछा मारने को तैयार हैं। हम पोछा मारने में बड़े तैयार हैं, पोछा भी मारेंगे, सफ़ेदी भी करेंगे, सफाई भी करेंगे, झाड़ू भी लगाएंगे, बर्तन भी मांजेंगे। हम तो भैया सेवादार हैं। चौकीदार चौकीदारी करते रहें बाहर बैठ के, उनका तो सिस्टम बड़ा फिट है, चौकीदारी फिट है। वो जैसे एक नारा यहाँ चला है, जुगल है मजबूरी, मोदी है ज़रूरी, तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं, कोई ना कोई नया शगुफा दे दो हर बार। अब जैसे वो चाइना को ढूंढ रहे थे अभी हीरानगर में, तो वो कहते हैं कि यहाँ का कुछ नहीं है लेकिन चाइना। लेकिन अब लोगों को समझाना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि अक्सर ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आपका नुमाइंदा जाके आगे आपको रिप्रेजेंट करता है, आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट के इलेक्शन है। अगर आपका नुमाइंदा कमज़ोर होगा, अगर आपका नुमाइंदा नाकाबिल होगा, आपकी नुमाइंदगी नहीं हो सकती इस सिस्टम में। ये पार्लियामेंट्री, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसमें आपका नुमाइंदा ही आपका सख्त नुमाइंदा होगा। तो आप कमज़ोर, आप कह रहे हैं जी ये आदमी कमज़ोर नुमाइंदा था जी, 5 साल इसने कुछ नहीं किया जी, हमको कोई परवाह नहीं जी, नहीं जी, तो फिर आपकी नुमाइंदगी कौन करेगा? तो इसका मतलब आप अगर उसको वोट दे रहे हैं, किसी के नाम पे भी दे रहे हैं, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं इनएफिशिएंसी को, नालायकी को, नहालियत को, और अगले 5 साल के लिए अपने वोट के जरिए आप नालायक और नहाल आदमी को अपना लीडर बना, दोबारा नुमाइंदा बना। फिर 5 साल के बाद आप कहेंगे कोई और शगुफा आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, तो रशिया की बात शुरू हो जाएगी। आप कहेंगे रशिया मिल जाए, नुमाइंदा जो मर्जी हो, हमारी हालत ख़राब रहे, कोई बात नहीं। राणा साहब, एक चीज़ और आपके बारे में कही जाती है कि आप प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, लेकिन आपके बारे में पार्टी के अंदर भी ये बात होती है कि जो पार्टी के दिग्गज हैं, आपने बड़ा इफेक्टिवली पार्टी के दिग्गजों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। जो दिग्गज जिधर से है, जहाँ से चुनाव लड़ रहा है, वो हारे जीते कोई बात नहीं, आपने उनको वहीं पर बरकरार रखा है। राणा साहब, क्या ये सियासी मजबूरी है या आपको लगता है कि ठीक है बिना छेड़े काम चल सकता है? देखिए, बात यह है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी तारीखी पार्टी है। नहीं, लेकिन चुनाव में तो सीधा समीकरण है कि जीतेगा कौन। देखिए, बिल्कुल ठीक है, कुछ हर पार्टी में जो मिश्रण होना चाहिए तजुर्बे का और नौजवानों का, ठीक, जब तक बुजुर्गों का हाथ नहीं होगा नौजवान कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। अगर बुजुर्गों को इज्जत मिलेगी तो नौजवान भी तरक्की करें, ये हमारी एक संस्कृति है। बिल्कुल। और बुजुर्गों के आदर करना, उनका सम्मान करना, वो बहुत ज़रूरी है। कोई पावर इतनी ज़रूरी नहीं है कि आप बुजुर्गों को बेइज्जत करें या उनकी इज्जत को ख़राब करें, ऐसी बात नहीं। हाँ, बुजुर्गों से आपने काम करवाना है, लोगों के काम करवाना। लेकिन इन बुजुर्गों के कारण तो आप रजौरी पुंछ में नहीं है, आज डोडा बदरवा किश्तवाड़ में आप नहीं है, जहाँ ये आपकी वो सीट्स हैं जो आपकी पक्की सीट्स हो। हम बुजुर्गों की वजह से ही कायम है, ये गलतफहमी है किसी को अगर हो। बुजुर्गों की वजह से हमारी शान है, खा कश्मीर हो,
जम्मू सूबा हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की शान, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की शान, यहाँ के बुज़ुर्ग हैं और हमारे जवान साल नेता जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हैं जो फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और बुज़ुर्गों के साये की वजह से ही हम यहाँ कायम क्या हैं। मैं मानूँ राणा साहब, इसका मतलब कोई चेहरा नहीं बदला जाएगा नेशनल चेहरे कॉन्फ्रेंस की तरफ बदलने से? की ज़रूरत नहीं है, आपको इंतखाबात होने दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बिना बैसाखियों के सरकार बनाएगी, चेहरे वो आपके सामने आ जाएंगे। जिस वक्त देखिए कोई माहौल होता है उसमें कई कई चेहरे उड़ जाते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि उनको नकार दिया जाए। एक आंधी आई थी, उस आंधी में सब बह गए। आप देखेंगे आने वाले वक्त में वही चेहरे कायम होंगे और नेतृत्व करेंगे अपनी सूझबूझ समझ के साथ, अक्ल के साथ। वो एक स्थिर सरकार देंगे उमर अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में, और उनके तजर्बे से उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर को इस डगर से बाहर निकालेंगे। हाँ साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आजकल का जो चुनावी समीकरण है इसमें नंबर मैटर करता है कि नंबर किसके पास है? हो सकता है आपके पास और ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा काबिल वर्कर हो जिनको आप मौका दे सकें। फैसला क़यादत ने करना, मैं बहुत छोटा हूँ ऐसे फैसला करने के लिए। राणा साहब, ये तो तमाम बातें हुई डोडा की। अब आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये जो आज आपका शेड्यूल है कि सुबह आप निकलते हैं, पूरा दिन पिछले लगभग 10 साल से तो लगातार 15 साल से लगातार आप पूरा दिन घूमते हैं, कारोबार भी बहुत बड़ा है आपका। कारोबार छोड़ दिए, कारोबार बेगम चलाती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि परिवार को टाइम देना, कारोबार को टाइम देना, क्या मौका मिलता है? देखिए जी, बात यह है, सियासत मेरे लिए हॉबी नहीं है। जब मैं आया था सियासत में तो लोग कहते थे ये साहब ये उठ के वहाँ से आ गए, इंजीनियरिंग की, बिजनेस किया, यहाँ आ गए। सियासत एक फुल टाइम प्रोफेशन है। मैं जब तक लोगों का मेरे पे एतमाद है, मैं इसको एक प्रोफेशन के तौर पे करता हूँ और 24/7 इस प्रोफेशन के साथ जुड़ा हूँ। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ और उनकी बेहतरी कर सकूँ। लोगों से जो प्यार मिलता है वो प्यार आपको और ज़्यादा जिम्मेवारी का एहसास देता है। इतना अनथक प्यार मुझे 3-3.5 साल में नगरोटा से मिला और आम लोगों से मिला। अभी तक एरोगेंस क्यों नहीं है? राणा साहब, अक्सर देखा गया पॉलिटिशियन 10-15 साल के बाद थोड़े एरोगेंट हो जाते हैं। किस चीज़ की एरोगेंस? मतलब अक्सर पॉलिटिशियनों में देखा गया। कुछ और पॉलिटिशियन, जुनेद आजमी साहब ये लोगों के चरणों के दास बने हुए हैं, तो इनकी धूल मिट्टी है सर पे। अपना वो जूता रखते हैं हमारे सर पे तो हम चल रहे हैं। जिस दिन उन्होंने अपना जूता हमारे सर से उठा दिया ना, तो यहाँ एरोगेंस सारी ख़त्म हो जानी है। एरोगेंस किस बात की? कौन है यहाँ इतना बड़ा नेता? मुझे बताएं ना ज़रा। ये जो आप जिनके इंटरव्यू लेने जाते हैं ये नेता हैं? और भैया अभी किसी का इतना कद नहीं बना कि वो गुरूर करे। ज़मीन पे रहें सारे। एक इलेक्शन जीतने या 2 इलेक्शन जीतने से आदमी लीडर नहीं बन जाता। लीडर बनता है लोगों के दिलों को जीतने से। दिल में आपके लिए जगह नहीं, आप लगे थ्योरियाँ देने, थ्योरियों से थोड़ा काम चलता है मेरे भाई। ज़मीन पे उतरना पड़ता है और शुक्र मनाना चाहिए। मैं तो लोगों के पाँव हाथ लगाता हूँ कि उन्होंने इज़्ज़त दी और उनकी सेवा नहीं करें। किस चीज़ का ईगो है क्या? हम आखिरी कौन है? आखिरी कौन है हम? ऐसे लीडर, सारे लीडर। आखिरी सवाल राणा साहब। भैया यहाँ ऐसे भी कई नेता बन गए जिनका हाल आपको आगे पता लग जाएगा। मैं बोलना नहीं चाहता। बिल्कुल आखिरी सवाल राणा साहब। हमें अपना नहीं पता, दूसरों का क्या कहेंगे? राणा साहब, आखिरी सवाल आपसे। आपको जो पॉलिटिकल सर्कल्स में बात चल रही है, ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में या बाकी सर्कल्स में बात चल रही है, आपको अब एक पहली बार लंबे समय के बाद फाइनेंस मिनिस्टर के एक चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब भी हुकूमत बनती है एक ही फाइनेंस मिनिस्टर रहता है, और इस रियासत की बदकिस्मती भी यही है कि पिछले अगर 40 साल को देखा जाए तो अब्दुल रहीम राथर, मुजफ्फर हुसैन बेग और हसीब द्राबू नाम अब आपका आ रहा है कि शायद। सुन लीजिए, पहले MLA बनने दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, तीनों बड़े काबिल थे। बिल्कुल। और अगर दोबारा मौका मिले इन तीनों को मौका देना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे पास बड़ा टाइम है, अभी बड़ा टाइम है। सिर्फ इतनी दुआ करना MLA दोबारा बन जाए, लोगों की सेवा करें, यही बड़ी खुशी होती है। जो लोगों से की सेवा करने में खुशी, कोई नहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री किसी को शौक है ना, हम फाइनेंस मिनिस्ट्री के पीछे लगे। लोगों की सेवा करना चाहते हैं लोग। अगर फिर अपना सेवक बनाएंगे, अपने चरणों की धूल रखेंगे तो हम फिर उनकी सेवा करेंगे। कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ नहीं होती भैया। मेरी बात सुन लीजिए, लोगों के काम करने हो तो सिर्फ MLA हो के भी आदमी काम कर सकता है, नहीं करने हो तो फिर झंडी डंडी की ज़रूरतें होती हैं। हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, हमें लोग अपने पाँव के धूल के नीचे रख दें, इतना सेवादार बना दें, हम अपने कर सकें। हमारी ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से
इस शिराजे को ना बिखरने दें। चैलेंजेस बहुत हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ जुनैद हाशमी, जब मैं जाता हूँ लोगों से बात करता हूँ, लोगों को बड़ी उम्मीदें हमसे, बहुत उम्मीदें हैं। लोग समझते हैं ये लोग हैं, ये कुछ कर सकते हैं। एक छवि सी बन गई है, गलत बनी है सही बनी है, वो समझते हैं ये कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी उम्मीदों को ठेस लगेगी, उनका विश्वास उठ जाएगा। नौजवान लड़के आते हैं रोज़ का, आपको भी पता है 300-400 आदमी मुझसे घर में भी आके मिलता है, रात को 12-12 1-1 बजे तक लोग आते हैं। किस उम्मीद पे आते हैं? मेरे पास क्या है देने के लिए? उनको ये विश्वास है कि भाई ये सिंसियरली ट्रुथफुली हमारी बात को उठाएगा। वो विश्वास नहीं टूटना चाहिए। क्या करनी है मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री या कौन से मिनिस्टर रहे, किसने पूछा? ये अपने दिमाग की खपत होती है कि हम ये हैं हम वो हैं। कुछ नहीं है कोई यहाँ, लोग हैं सब कोई। लोगों का काम करो। लोग जिस दिन हटा देंगे ना, और मैं करता जो चलेगा वो कहीं नहीं रहेगा। ये हम ही हैं जो उनके चरणों में रहेंगे। अगर वो रख लेंगे तो जिस दिन उन्होंने फैसला कर दिया जुनैद हाशमी की चल भाई आउट, लोगों ने, तो उस दिन फिर कोई नहीं पूछने वाला। फिर लगे रहना मैं करते कहाँ जाओगे? जिस दिन उसकी लाठी पड़ी, उसकी मर्जी ना हुई तो ख़त्म। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे देवेंद्र सिंह राणा, इन्होंने कहा कि मैं नहीं करनी चाहिए, और साफ तौर पे इन्होंने आज मरम्मत की बात की और ये कहा कि वीडियो देखकर इनको बहुत दुख हुआ कि इलाके की सूरत हाल खस्ता है। ऐसी किसी और शख्सियत के साथ आपको मिलाएंगे, ऐसी कुछ और बातें करेंगे। आदाब।